अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। उम्मीद है कि आपने जो वीकेंड है सैटरडे और संडे इसे यूटिलाइज़ किया होगा, क्योंकि अब आपके पास ज़ाया करने को वक्त बिल्कुल नहीं है। वक्त का ज़िया मतलब इस वक्त करियर का ज़िया। और जैसे कि आप लोग ई कैट के बच्चे हैं, ई कैट से मुराद सिर्फ यूईटी के टेस्ट नहीं, इस वक्त में ई कैट से मुराद तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ जो कि किसी अच्छे रैंक की हैं, जैसे कि प्यास, नर्स, ऑल दो दिया गवर्नमेंट, फिर उसके अलावा यूईटी है, पीयू है, फिर उसके अलावा हमारे पास यूसीपी, यूएमटी है। मैं इन सब यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर फिज़िक्स और मैथमेटिक्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। मोहम्मद वालेकुम सलाम, मोमिन वालेकुम सलाम, अफनान वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि आप बच्चे जो हैं फ़ौरन इस वक्त क्लास के इंतज़ार में बैठे होते हैं। दैट्स वेरी गुड। अच्छा यार बच्चों, आज फटाफट सारे बच्चे जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं बिकॉज इट्स 11:40 एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद यू। आप बच्चों के साथ आज बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। ये कॉन्सेप्ट प्योरली ए लेवल्स का है और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेपनाह सवाल पास्ट पेपर्स में, यूईटी के और पास्ट पेपर्स में प्यास के बन चुके हैं, क्योंकि प्यास और जी की कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस ज़्यादा ही पूछते हैं। तो इसीलिए आई एम वेटिंग के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन हो जाएं। इस वक्त 14 बच्चे ऑनलाइन हैं। ज़रा कमेंट करके बता दें कि इफ़ यू आर लिसनिंग मी और नॉट, आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं या नहीं, ताकि फिर मैं अपनी बात शुरू करने के काबिल हो सकूं। जल्दी से भी बच्चों शाबाश, 15 बच्चे हो गए ऑनलाइन, ज़रा शाबाश जल्दी से बता दें। ठीक हो गया। अमानत आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस क्लास। अमानत कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप पहले क्लासेस में मुझे नज़र नहीं आए। युरीद, अफनान, अफान, सब सईद, हमजा। चलें जी, सारे मेरे से ज़्यादा ऑनलाइन आ गए। बात को शुरू करते हैं। एक कल वाले न्यूमेरिकल से कहा था कि एक स्टोन जो है दैट इज ड्रॉप्ड, वो गिराया जा रहा है कहाँ से? फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर्स, 40 मीटर की कुल बुलंदी है, यहाँ से गिराया जा रहा है। सवाल बड़ा अहम था, बड़ा मजे का सवाल था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ी सी कॉमन सेंस इन्वॉल्व होनी थी इसमें, और कोई खास टेक्निक इन्वॉल्व नहीं होनी थी। असदुल्ला, तैमूर, यस सर यस। असदुल्ला बेटा कैसे हो? तैमूर कैसे हो? सर मैं ई कैट की क्लास ले रहा था सर। ओके फाइन, माना सही है, शाबाश। अच्छा, आई वाज सेइंग कि ये बॉल नीचे गिरना शुरू हुआ, 40 मीटर्स का इसने फासला तय किया। हमसे पूछा ये जा रहा था भाई कि इसने आखिरी 10 मीटर का फासला कितनी देर में तय किया। कितना मजे का सवाल है। वो गिरा टोटल 40 मीटर्स, हमसे पूछा ये जा रहा है कि आखिरी 10 मीटर का फासला उसने कितनी देर में तय किया। मोहम्मद ने 2.9 जवाब लगाया। भाई जस्ट नीड टू थिंक क्रिटिकली। अब जरा मेरे साथ साथ चलिएगा, इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो भाई देखिएगा गौर से, याद रखिएगा कि जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं, इन अ फ्री फॉल मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, नीचे के मोशन में, असदुल्ला 0.4 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी। जरा देखिएगा, डाउनवर्ड मोशन में वी आई इज टेकन एज 0। जहां पे ये बॉल इस वक्त मौजूद है तो इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? ये कुछ बातें सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बना रहा हूं। जरा लिख लीजिएगा, अपने नोट्स बनाते चले जाएं। अभी मैं सवाल के सोल्यूशन की तरफ नहीं आया। फर्स्ट इक्वेशन होती क्या है? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सो भाई डाउनवर्ड मोशन के अंदर ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? हमें पता है कि यार ये वी आई जो है ये तो 0 है और ए जो है वो तो जी के इक्वल है। सो दिस इक्वेशन विल बिकम वी एफ इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर, नहीं जी टी। गॉट इट? फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। इसी तरह आप जरा सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई कर लो। सेकंड इक्वेशन क्या है जी? सेकंड इक्वेशन इज, आई एम नॉट गिविंग यू द सोल्यूशन राइट नाउ। अभी मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ आपका नॉलेज बिल्ड अप कर रहा हूं।
अभी सिर्फ वो बुनियादें बना रहा हूँ जिन बुनियादों के ऊपर मैंने अभी आपकी फिजिक्स की इमारत को खड़ा करना। सो ये सही लिखा नहीं था, गैस मिटा दिया। ये है वी एफ इज इक्वल्स टू 80। अच्छा नहीं था लग रहा वो। अच्छा, सो सेकंड इक्वेशन असल में क्या है जी? आपकी सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो आप ये जानते हैं कि वी आई तो भाई जीरो, तो ये वाली टर्म सारी जीरो, ये ए की बजाय जी हो जाएगा। सो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी s इज इक्वल्स टू जीरो हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, 1/2 जी टी स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने इसी को इस्तेमाल करना। अब आपको ये पता चल गया सर पहले असदुल्ला सर पहले थर्ड इक्वेशन लगा के वी एफ कैलकुलेट करें। जी सर असदुल्ला का जरा कमेंट देखिएगा। इस बच्चे ने कहा पहले थर्ड इक्वेशन लगा के वी एफ कैलकुलेट कर लें। मैं आपको मजे का तरीका, आसान तरीका बताता हूँ, जरा वो देखिएगा। ऑल्दो के न्यूमेरिकल जब आता तो इसी तरह करवाया जाता है स्कूल्स कॉलेजेस में, लेकिन हमने इसका एक शॉर्ट तरीका, शॉर्टेस्ट मेथड निकालना, जरा देखिएगा। बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशंस करनी है। अगर मैंने कहा मैंने आपको यहाँ पे 2 MCQs करवा दिए हैं, इस MCQ का सोल्यूशन करवाते हुए मैंने आपको 2 MCQs पकड़ा दिए हैं। क्या पकड़ा है? अगर सवाल आ जाए व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाइल बॉडी इज फ्री फॉलिंग, कि अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, तो आपने ये नहीं पिक करना। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी आई जीरो हो जाएगा फ्री फॉल में, तो फिर आपने ये ऑप्शन पिक करनी है। इसी तरह आपने सेकंड इक्वेशन के लिए ये ऑप्शन पिक नहीं करनी। फ्री फॉल में सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है। देखो अब बड़ी तवज्जो के साथ मेरे बच्चों बात सुननी है। देखो ये सारे का सारा जो नीचे गिरा फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टिल बॉटम, हाइट कितनी थी? 40 मीटर्स। अगर मैं 40 मीटर्स का टाइम निकाल लूं कि इसने 40 मीटर्स कितनी देर में तय किए, फिर उसके बाद अगर मैं ये 30 मीटर्स का टाइम निकाल लूं, अगर 30 मीटर्स का टाइम भी आ जाए, 40 मीटर्स का टाइम भी आ जाए, तो कितना ही सिंपल हो जाए कि मैं 40 मीटर में से 30 मीटर का टाइम माइनस कर दूं तो लास्ट 10 मीटर्स का टाइम आ जाए। इंतहाई सिंपल है, सिंपल तरीन है, बस समझने की जरूरत है। तो भाई 40 मीटर का टाइम कैसे निकलेगा? इस इक्वेशन में इसकी जगह पुट करो 40, 1/2 जी अप्रोक्सीमेटली पुट कर रहा हूँ 10, और टी स्क्वायर, टी मुझे कैलकुलेट करना है, ये इसे काट देते हैं, 5 आ जाएगा। 40 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40/5 टी स्क्वायर। गॉट इट बच्चों? सो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अगर 8 का आप अगर अंडर रूट लें तो इट विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 2.8 सेकेंड्स। समझाता हूं 2.8 सेकेंड्स कैसे आया। 2.8 देखें, अगर यहां पे 9 होता तो 9 का अंडर रूट क्या होता? 3, तो इट इज समथिंग लेस देन 9, तो इसका अंडर रूट आएगा समथिंग लेस देन 3, यानी 2.8 अप्रोक्सीमेटली मैंने लिया। सो पूरा सफर तय करने का टाइम आ गया कितना? 2.8 सेकेंड्स। इसी तरह अब 30 मीटर्स के लिए क्या इक्वेशन लगेगी? सेम इक्वेशन, s इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। जरा इसमें पुट करते हैं 30 के लिए। 30 इज इक्वल टू 1.2 10 टी स्क्वायर, कट गया। 30 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 30/5, काट दीजिए, यू विल गेट 6। टी इज इक्वल टू, इट वुड बी समथिंग 2.5, तो t इज अप्रोक्सीमेटली 0.3, तकरीबन 0.3 के करीब इसका आंसर आएगा। थैंक्स, ये ज़्यादा आसान है जी। क्या ख्याल है सदुल्ला? बाकी बच्चों को इस सोल्यूशन की समझ में आई? आपको अपनी अप्रोच को लिटिल बिट चेंज करना है, अपनी अप्रोच थोड़ी सी बेहतर करनी है। यार बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताओ, और ज़रा शाबाश, दोबारा सारे बच्चे ज़रा से फिर हाजिरी लगवाएं ताकि मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ सकूं। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो इससे भी ज़्यादा अहम है। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो इससे ज़्यादा क्रिटिकल है और ज़्यादा अहम है, तो ज़रा हाजिरी लगवा दो, शाबाश के सुन रहे हो।
शाबाश, जल्दी से। शाबाश, जबरदस्त। 3 बच्चे, अमानत, मोमिन, हमजा, आफान। अरमगान नजर नहीं आ रहा है यार बच्चों आजकल, किसी को उसकी कोई खबर है? फरवा बेटी भी आ गई, पहले मौजूद नहीं थी, मोमिन भी है, अरमगान नजर नहीं आ रहा है यार। कोई किसी को उसकी खैर खबर है तो जरा बताइएगा। मोहम्मद, ये सर, ओके, जबरदस्त समझा। चलें जी, अब बात को आगे बढ़ाता हूँ। अबान भी आ गया, जबरदस्त, अबान ग्रेट। सईद भी आ गया। सईद आप भी नजर नहीं से आ रहे। सईद पहले कहता है पीके, बाद में कहता है ओके, मैं तुम्हें पीके नजर आता हूँ। अच्छा यार, ये अगला कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ये सुनना है गौर से। क्वेश्चन सुनो पहले, फिर उसके बाद उसका आंसर बताता हूं। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ freely falling body in first, second, थर्ड सेकंड। ये लो यार, इस सवाल को जरा मुझे समझाओ। सही, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा मुनव्वर भाई, थोड़ा सा आपने करना ये है कि इसको ना, ये जो जहाँ पे वीडियो चल रही है मेरी, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता है कि मुझे बच्चे नजर आते रहे साथ साथ कि कितने ऑनलाइन है। ये गायब तो नहीं हुए बस, वो खोल दें टैब, लेकिन उसको थोड़ा सा छोटा कर दें। यार सर जी कमाल हो गया, आप तो ग्रेट है। अच्छा बच्चों, ये चलें सवाल, बाकी इसके ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये MCQ है क्या। 1:3:9 बी कर लेते हैं, 1:3:5 सी कर लेते हैं, 1:4:9 कर लें, और एक ऑप्शन कर लें, डी ऑप्शन कर लें 1:4:16। चलें जी, बाकी बच्चे मेरे शहजादे, आप लोग ना इस सवाल को सॉल्व करना छोड़ें। मुझे पहले ये बताएं किस किस बच्चे को सवाल की समझ आई है। सवाल पढ़ें जरा तसल्ली के साथ, मुझे बताएं किस किस बच्चे को सवाल की समझ आई है। यस, आई एम लिसनिंग, जल्दी जल्दी जरा। चलो भाई बता दो जरा। 14 शहजादे मेरे ऑनलाइन है, 14 सितारे मेरे। हाँ फिर मैं खुद ही बता दूं, नहीं मूड किसी का टाइप करने का। शाबाश शाबाश, स्पीक समथिंग। यू हैव गॉट दिस स्टेटमेंट और नॉट? समझना आ गई है मुझे। ओके ओके, आ गई। चलें, जिन मेरे बच्चों को तो समझ आ गई तो ठीक है, जिनको समझ नहीं आई वो यहाँ पे ही पॉज लें और गौर से मेरे साथ स्टेटमेंट देखें, फिर मैं स्टेटमेंट को समझाता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है जिनको समझ आई भी है उनको गलत समझ आई है। इस सवाल में सिर्फ कीवर्ड तलाश करना है आपने, तो आपने तवज्जो करनी है मेरे साथ। नो एवरीवन, सर 1/2 GT स्क्वायर से होगा। हमजा ने मैसेज किया। हमजा बच्चे, मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, इसमें कोई इक्वेशन भी नहीं लगानी, आपको बताऊंगा ऐसे सवाल को समझ के करना कैसे है। तो ये इस कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तवज्जो रखनी है मेरी तरफ। सो एवरीवन नाउ मस्ट बी लिसनिंग टुवर्ड्स मी, लिसनिंग टू मी। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। सवाल कुछ इस तरह से है, पहले इसको जुबानी समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद जरा आपको दूसरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। सवाल कुछ इस तरह से है कि सपोज कर लें एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, एक बॉडी नीचे गिर रही है। अब आपको पता है कि हर सेकंड में उसने फासला तो तय करना है,
अब आपने करना क्या है ज़रा देखिएगा। सपोज कर लें, मैं आपको समझाने लगा हूँ अपने तरीके के साथ। सपोज कर लें कि ये डस्टर यहाँ पे है, इस वक्त ये डस्टर मैंने पकड़ा हुआ, रोका हुआ। इस वक्त जो स्टॉप, यहाँ तक आपको बोर्ड नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा। सो ये वाली साइड नज़र आएगी? यस, ये साइड आपको नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि डस्टर इस वक्त यहाँ पे है और स्टॉप वॉच के ऊपर जो टाइम मैंने देखा इस वक्त वो 00। स्टॉप वॉच बंद है, अभी ये गिरना नहीं शुरू हुआ, ठीक है। अचानक मैंने उसको यहाँ से छोड़ा और ये गिरना शुरू हुआ। यहाँ पे जब पहुंचा तो ये कितने टाइम के बाद पहुंचा? 1 सेकंड बाद। इसने 1 सेकंड में कितना फासला तय किया? लेट्स से इसने 1 सेकंड में ये फासला तय किया दिस वन। इसी तरह अभी यहां से गिरा, 1 सेकंड बाद यहां पहुंचा और गिरता चला जा रहा है। जब यहां पहुंचा तो कितने सेकंड हो गए? 2 सेकंड हो गए। यानी जब से वक्त शुरू किया हुआ था यहां पहुंचा तो कितने सेकंड हो गए? 2 सेकंड हो गए। सो ये फासला दूसरे सेकंड का, ये फासला फर्स्ट सेकंड का, ये फासला सेकंड सेकंड का। इसी तरह जब गिरता गिरता यहां तक पहुंचेगा, जो अब आपको नजर नहीं आ रहा, तो यहां तक नजर आएगा। यस, यहां तक जब पहुंचेगा तो लेट्स से घड़ी पे 3 सेकंड्स हो गए। जब यहां तक पहुंचा तो घड़ी पे 3 सेकंड्स हो गए। इस वक्त का जो ये वाला 3rd सेकंड का पोर्शन है, ये वाला फासला 3rd सेकंड में तय हुआ। सो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। सो ऊपर था जब ब्लॉक 0 सेकंड पे फासला शुरू किया, 1 सेकंड में इस पॉइंट तक पहुंचा तो 1 सेकंड में इसने ये वाला फासला तय किया। इसे मैं x1 कह देता हूँ, आपको नजर नहीं आएगा ग्रीन से, तो मैं इसे x1 कह देता हूँ। इसी तरह जब गिरता गिरता यहाँ तक सेकंड सेकंड तक पहुंचा, जब 2 सेकंड मुकम्मल हो गए तो 2 सेकंड में, दूसरे सेकंड में, 2 सेकंड में नहीं, दूसरे सेकंड में जो उसने फासला तय किया वो ये है x2, यानी यहाँ से यहाँ तक। फिर तीसरे सेकंड में जो उसने फासला तय किया, 3 सेकंड नहीं कह रहा, तीसरे सेकंड में जो उसने फासला तय किया वो ये है यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे x1, x2 और x3 की रेशियो फाइंड करनी है। असदुल्ला, शाबाश। असदुल्ला बेटा, हाउ डिड यू कैलकुलेटेड? कैसे कैलकुलेट किया? इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मरहले में, ऐसी सिचुएशन में जब आपने हर इंडिविजुअल सेकंड की रेशियो फाइंड करनी हो, इंडिविजुअल बोले तो पहले सेकंड में, फिर उसके बाद दूसरे सेकंड में और उसके बाद तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की रेशियो फाइंड करनी हो, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। सीरीज का फॉर्मूला है, चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स से उठाया गया फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से 2n-9। तो भाई इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं फॉर फर्स्ट सेकंड। मैं ये सारी चीज़ें अलग अलग करके इसलिए लिखता हूँ ताकि मेरा हर बच्चा नोट कर ले। आपने सारी कैलकुलेशन अपने माइंड में करनी है। फर्स्ट सेकंड के लिए 2 की जगह n की जगह 1 पुट करूँगा। 2 × 1 2, 2 - 1 यानी 1 आ गया। फॉर नीचे लिखूंगा तो उम्मीद है नज़र आएगा। यस, नज़र आ रहा। फिर सेकंड के लिए, दूसरे सेकंड के लिए व्हाट वुड बी द सिचुएशन? सेम यहाँ पे n की जगह 2 पुट करूंगा। 2 2 = 4, 4 - 1 3, इसमें रेशियो निकली 3। इसी तरह फॉर थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड के लिए यहाँ पे पुट करूंगा 3, 2 3 = 6, 6 - 1 5। तो मेरे पास ऑप्शन आ गई। क्या ऑप्शन आ गई? बी ऑप्शन आ गई, असदुल्ला ने जो बताई थी, 1:3:5। तैमूर बेटा, पॉइंट समझ में आया? शाबाश शाबाश, गुड असदुल्ला। तैमूर बता भाई, बात समझ में आती है? फिर एक और सवाल इसी तरह का करवाऊं। हमजा शाबाश। इसी तरह के 2 सवाल और करवाने हैं, 2-3 सवाल और करवाने हैं, फिर उसके बाद मुझे आगे मूव ऑन करना है। बताओ भाई, जवाब दो।
ओके गॉट इट जी बेटा सही, उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट आई हैव गॉट मैंने उसी, ये फार्मूला मेरा खुद का बनाया हुआ, मैंने उसी फार्मूले से ये फार्मूला तैयार किया हुआ। उसमें मैं डिस्टेंस को 2 से, जो 1/2 नीचे होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिस्टेंस को, और यहाँ पे जाके 1 उधर जाके माइनस हो जाता है। तो ये फार्मूला डिस्टेंस के लिए मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है सही बेटा, उसी इक्वेशन से ये मैंने बनाया हुआ। असदुल्ला ये फार्मूला और कहाँ अप्लाई होता है बेटा? मैंने ये सेकंड इक्वेशन को तोड़ के ये फार्मूला बनाया ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ये फार्मूला क्यों बनाया है और कहाँ अप्लाई होता है अभी समझाता हूँ। अगला सवाल जरा गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये फार्मूला और कहाँ और कैसे अप्लाई होता है। ये सवाल जरा देखिएगा, अगर मैं मुख्तलिफ तरीके से पूछ लूं तो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन 5th and 6th सेकेंड। अब यहां पर तुम क्या करोगे? अब तो बात थोड़ी सी मैंने मुख्तलिफ तरीके से पूछ ली, तो जो बच्चे तो मेरे अच्छे हैं जिनके पास ब्रेन यूज करने की कैपेबिलिटी है, देखिए ब्रेन है सबके पास, यूज नहीं करते हम, तो जिनके पास यूज करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, आवाज आ रही है ना, ब्रेन यूज करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, वो इसी फॉर्मूले को दोबारा से इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे भाई 5th सेकंड के लिए 2 की जगह 5 पुट, n की जगह 5 पुट करूंगा, 2 5 10, 10 - 1 9, 5th सेकंड के लिए 9 रेशियो आ गई, और 6th सेकंड के लिए 2 6 12, 12 - 1 तो उसके लिए 11 रेशियो आ गई। गॉट इट बच्चों? so, उस केस में दुरुस्त जवाब क्या होगा? तमाम बच्चे मेरे 9:11। बात समझ में आती है? ऐसी सिचुएशन में व्हाट यू विल डू? गॉट इट? सर इस फॉर्मूला को हमेशा यूज करेंगे जब रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अफान अ वेरी गुड क्वेश्चन, शाबाश अफान, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये फॉर्मूला अब बदल जाएगा जब मैं सवाल की नेचर बदलूंगा, जब सवाल की तरतीब बदलूंगा ये फॉर्मूला भी बदल जाएगा। अब तवज्जो करनी है, मैं रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही पूछूंगा, लेकिन मैं पूछ 1st सेकंड, 2nd सेकंड और 3rd सेकंड की नहीं रहूंगा, मेरा सवाल बदल जाएगा, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही पूछूंगा। सो अफान अब आपने याद रखना, अफान और बाकी तमाम बच्चे जो इस वक्त बैठे सुन रहे हैं, उन्होंने एक बात अपने दिमाग में खोल के डाल लेनी है। जब भी रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछूं इन 1st सेकंड, 2nd सेकंड, 3rd सेकंड, 4th सेकंड या किसी भी सेकंड की डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेशियो पूछूं तो उसमें यही फॉर्मूला लगाना है। अब सवाल बदलता हूं, फिर देखना क्या होता है। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन टोटल 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स। अब आपने क्या जवाब देना है? ऑप्शन दोबारा रिन्यू करके लिख देता हूं, 1:4:9 और इसी तरह लिख देता हूं 5:9 रेशो 11, 1:2:3 डी। ठीक है, अब ऑप्शन जवाब देने से पहले सवाल को मेरा बच्चा जरा समझना है। पहले मैंने कहा था, वापस इस तरह मेरी तरफ आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। अब अभी कमेंट डालने से पहले ना जरा सवाल को समझ लेना कि पिछले सवाल में सवाल में फर्क क्या। पहले मैंने कहा था कि सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट ने गिरना शुरू किया, जब ये नहीं गिर रहा था उस वक्त स्टॉप वॉच पे टाइम 00 था, नजर आ रहा है लिखा हुआ, उस वक्त स्टॉप वॉच पे टाइम 00 था। जब इसने गिरना शुरू किया, मैं पिछला सवाल बता रहा हूं, यहां पे पहुंचा तो स्टॉप वॉच पे टाइम आ गया 1। जब थोड़ा सा और नीचे आया, यहां पे पहुंचा तो स्टॉप वॉच पे टाइम आ गया 2 सेकंड। तो मैंने पूछा था कि भाई पहले सेकंड में कितना फासला तय हुआ उसकी रेशो, और दूसरे सेकंड में कितना फासला तय हुआ उसकी रेशो। ये मैंने सवाल पहले पूछा था। शाबाश जिन बच्चों ने जवाब दिया 1:4:9, शाबाश, आई लव यू, जबरदस्त। लेकिन अब जरा सवाल बाकी बच्चे समझ ले हैं क्या। अब मैं पूछ रहा हूं भाई पहले सेकंड में जो फासला तय हुआ वो
उसकी रेशियो 2 सेकंड बाद जो फासला तय हुआ, 2 सेकंड बाद टोटल फासला जो तय हुआ उसकी रेशियो। तो दोबारा बताता हूं, पहले सेकंड में जो फासला तय हुआ वो सिर्फ ये था, और टोटल 2 सेकंड बाद फासला जो तय हुआ वो एक कुल फासला था। सो आपने इसके साथ इसकी रेशियो बतानी है। सो ये सवाल है। अब ऐसे सवाल में जब टोटल सेकंड्स के बाद फासला पूछा जाए तो आपने क्या करना है, यू विल सिंपली यूज द रेशियो n स्क्वायर। इसमें आपने सिंपल n स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये वाला फॉर्मूला मैंने थर्ड इक्वेशन को तोड़ के बनाया। तो इसमें आपने सिर्फ n स्क्वायर का फासला बनाना है, मतलब पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में पहले सेकंड n, यानी 1 इज n, 1 स्क्वायर 1, फिर 2, 4 का 3, 9। इसी तरह अगर फोर्थ सेकंड भी होता तो उसकी रेशियो 16 हो जाती, सो ऑन। गॉट इट बच्चों? पॉइंट समझ गए हो? आगे चलूं क्या मैं? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। थोड़ा सा जल्दी। ये शाबाश। अब टोटल है तो तीनों सेकंड्स का ऐड कर देंगे। सही हो गया जी, शाबाश, गॉट इट। आज तो मेरे बच्चे शरादी हो गए, इतने मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट भी फौरन समझते जा रहे हैं। जबरदस्त हो गया यार, दैट्स ग्रेट। देन आज देखो मैंने स्पीड अपनी कितनी स्लो की हुई है। यकीन करो इतना तो मेरी अम्मी मुझे मोटापे का ताना नहीं देती, तुम मुझे स्पीड का ताना देते हो। बस एक सवाल और कर लूं डाउनवर्ड मोशन का, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलूंगा। डिस्टेंस होगा तब करना, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सर जी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में काके यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, तो दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अगला सवाल एक करवा दूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलूंगा। फ्री फॉल पे ही बात करूं, इसके बाद फ्री फॉल के उम्मीद है कि तमाम कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर is suspended in air at H height। मोमिन कहता सर जी भंग नहीं पी। हाँ जी सर जी भंग नहीं पी, ठीक हो गया। हेलीकॉप्टर सस्पेंडेड इन एयर एट हाइट H, एक हेलीकॉप्टर है जो सस्पेंडेड हवा में रुका हुआ है, किस हाइट पे? H हाइट पे। एंड ड्रॉप्स अ पैकेट ऑन द ग्राउंड, ड्रॉप्स अ पैकेट। ये सवाल मैंने रेड स्पॉट की बुक से लिया। The time required by the packet to reach ground, the time required by packet to reach ground। नहीं जी, ऑप्शन इसकी मैं आपको दे देता हूं साथ ही। T इज इक्वल्स टू एक कर लें, 2GH एक कर लें, T इज इक्वल्स टू अंडर रूट G ओवर 2H एक कर लीजिए, T इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2H ओवर G, और एक ऑप्शन कर लीजिए नन। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है जी? अब मैं सवाल जरा समझा दूं आपको। यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे अंदाजा करें, इतना प्यारा हेलीकॉप्टर शायद पाकिस्तान आर्मी के पास भी ना हो। ये हेलीकॉप्टर है, वाह, हवा में सस्पेंडेड है, रुका हुआ है। यहाँ से इसने एक स्टोन, एक पैकेट व्हाटएवर ड्रॉप किया। अब जनाब वो नीचे गिरा। इस वक्त जो हाइट थी हेलीकॉप्टर की वो H थी,
और हमें कुछ भी नहीं बताया गया और पूछा ये जा रहा है कि भाई बताओ ये कितनी देर में ज़मीन पे पहुंचेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये न्यूमेरिकल मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ, याद रखिएगा जब भी फ्री फॉल की बात हो और आपको सिर्फ हाइट दी गई हो और टाइम पूछ लिया जाए तो ऐसे सिचुएशन में आपने कैसे काम करना। सी ऑप्शन, और यार जियो शरा दो चाह गए हो, अब देखना सही ऑप्शन क्या है। सो ऐसे सिचुएशन में आपने कैसे काम लेना है, आपने कहना है कि भाई वी आई तो है जीरो, क्योंकि वी आई तो आपने पढ़ लिया हुआ जीरो है। अब आपने यहां पे लगानी है सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस सिचुएशन में तुम जानते हो सेकंड इक्वेशन मैंने तुम्हें लिखवाई हुई है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वाली टर्म जीरो हो जाती है क्योंकि वी आई जीरो है। तो एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 जी टी स्क्वायर। अब s यहां पे किसके इक्वल है, हाइट h के इक्वल है, 1/2 जी टी स्क्वायर। तो भाई t कैलकुलेट करना है, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2h ओवर g इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ले लो अंडर रूट, तो भाई t किसके इक्वल आ जाएगा 2h ओवर g। सो करेक्ट ऑप्शन, अच्छा मैं कितना शरादा आदमी हूं, ये b है और ये c है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, c। शाबाश, अंडर 2h ओवर g, शाबाश भाई, जबरदस्त। चलो भाई फिर एक छलांग और लगाते हैं, आगे चलते हैं। एक सवाल बड़ा जबरदस्त है, दो सवाल और बड़े अहम करवाने लगा हूं। मुझे बड़ी शदीद खुशी होगी कि जो बच्चे उनका सही जवाब देंगे, फिर उसके बाद मैं थोड़ी ज़रा स्पीड से निकल जाऊंगा। सो उम्मीद है कि आप उन सवालों का जवाब बड़ा अच्छा देंगे। दो सवाल मैंने भी करवाने और जिनका कॉन्सेप्ट, जिनका थॉट बड़ा है, मैं थॉट बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल सा, लेकिन जो शरादे बच्चे इन सवालों का जवाब देंगे बिलीव मी मुझे बड़ी खुशी होगी। सो उम्मीद करता हूँ कि अगले सवाल का जवाब मुझे सारे बच्चे देंगे। सवाल देखो फिर, a body at rest, a body at rest falls freely with uniform acceleration if covers 5 x meter displacement in 5 seconds. What is the displacement after 1 second? अब यहां पे तुम्हें एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छी सोच, एक अच्छा पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जरा इसके ऑप्शन भी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे देता हूं। पहली ऑप्शन ले लो इसकी x/15, दूसरी ऑप्शन ले लो x/5, तीसरी ऑप्शन ले लो x/25, ऑप्शन ले लो नन। तो जरा सोचो, हाँ भाई सोचो जरा। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट, बड़ा ही आसान, बड़ी ही आसान टेक्निक इस पे लगानी है। अब देखो यहां पे तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखोगे। तुम्हें मैंने बेस समझा दी, तुम्हारी मैंने बुनियाद बनवा दी, तुम्हारी बेसिक्स डेवलप करवा दी। अब उन बेसिक्स को अप्लाई करो जरा खुद। अभी मैंने बताया था कि अगर कोई चीज फ्री फॉल कर रही हो तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, मैंने कहा था n² की रेशियो से, जो सवाल बाद में करवाया था। उसी कॉन्सेप्ट को लगाओ और सोचो क्या करना है। सी, एक वहाब ने कहा सी, मोमिन ने कहा बी। अच्छा चलो सारे बच्चों जरा कमेंट तो कर रहे हो तुम, लेकिन तवज्जो के साथ जवाब भी सुनना है। मोस्टली बच्चे कहते हैं, ज्यादातर बच्चे यानी 99.9%
जरासीम जैसे मर जाते हैं, इसी तरह 99.9% बच्चे इसका जवाब बी लगाते हैं। बी क्यों लगाते हैं? वो कहते हैं कि भाई 5 सेकंड में कितना फासला तय हो रहा है, x, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड में कितना होगा, x को 5 पे डिवाइड कर दो। तो 90% बच्चा इसका बी जवाब लगाता है और 90% बच्चा इसका गलत जवाब दे देता। सो यहां पे आपने फिर से अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, उन्हीं बुनियादी चीजों को अप्लाई करना है जो तुम इन क्लासेस में सीख रहे हो। अब तुम जानते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या है। टोटल डिस्प्लेसमेंट की रेशियो है n स्क्वायर। n स्क्वायर बोले तो कुछ इस तरह से, पहले सेकंड में 1, दूसरे सेकंड में 4, तीसरे सेकंड में 9, चौथे सेकंड में 16, पांचवें सेकंड में 25, ऐसे ही है। यानी पांचवें सेकंड में जो फासला तय होगा वो कितना होना चाहिए, 25। तो भाई पांचवें सेकंड के फासले को तो हमने क्या बोला, x। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? पांचवें सेकंड के लिए जो रेशियो निकल रही है वो क्या है, 25। यानी बड़ी अहम बात करने लगा हूं, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। ये मैं लिख देता हूं साथ साथ, ये पहले सेकंड के लिए, ये दूसरे सेकंड के लिए, ये तीसरे सेकंड के लिए, ये चौथे सेकंड के लिए, ये पांचवें सेकंड के लिए। देखो पांचवें सेकंड का जो फासला है वो पहले सेकंड का 25 गुना है। पहले सेकंड में फासला कितना है, 1, पांचवें सेकंड में फासला कितना है, 25। तो पांचवें सेकंड का फासला पहले का 25 गुना है। तो भाई पहले सेकंड का कैसे आएगा, फॉर फर्स्ट सेकंड, अगर पांचवें सेकंड में x है फासला, तो भाई पहले सेकंड का उसको 25 पे डिवाइड करने के बाद आएगा। इंतहाई सिंपल बात, इंतहाई सिंपल बात, सी ऑप्शन। शाबाश तैमूर, शाबाश असदुल्लाह। तैमूर से ऊपर भी किसी बच्चे ने कमेंट किया, मैं नाम नजर नहीं आ रहा, मगर शाबाश आपका भी, मुझे सी सिर्फ नजर आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट तुम लोग समझते जा रहे हो, जबरदस्त हो गया। मैं मिटा दूं जरा, बड़ा आसान सा बेटा, उसका जवाब दीजिएगा। सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन अभी आप लोगों ने डिस्कस किया। सर एक बार रिपीट कर दें। ओके अफान, बस आपने जरा 1 1 भी हो सकता है। चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा था कि जो रेशियो है वो फाइंड की जाती है n स्क्वायर से। तो भाई पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड और पांचवें सेकंड की निकालो रेशियो। पहले सेकंड में 1, दूसरे के लिए n स्क्वायर यानी 4, तीसरे के लिए 9, चौथे के लिए 16, पांचवें के लिए 25। यानी कि इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझने वाली ये है कि पांचवें सेकंड में जो फासला तय है, रेशियो का मतलब होता है कि कितने गुना ज्यादा या कितने गुना कम। पांचवें सेकंड का जो फासला है वो 25 गुना ज्यादा है पहले से, क्योंकि पहले सेकंड में जो फासला तय हो रहा है वो 1 है, पांचवें में जो फासला तय हो रहा है वो 25 है। तो भाई पांचवें का जो फासला है दैट इज 25 टाइम्स ग्रेटर देन फर्स्ट। और वैल्यू क्या है जी उसकी? उसकी वैल्यू है जनाबे वाला, पांचवें सेकंड में जो फासला तय हो रहा है उसकी वैल्यू है x। ये x पहले से कितना ज्यादा है? 25 गुना ज्यादा है। तो पहले सेकंड की वैल्यू क्या आएगी? उस x को 25 पे डिवाइड कर देंगे, x बाय 25। गॉट दिस? सर आपकी आवाज का इशू आ रहा है, हवा की आवाज आ रही है और साथ में दूसरे टीचर्स की भी आवाज भी काफी ऊंची आ रही है। हुज़ैफा बाकी दरवाजे बंद कर दिए तो उम्मीद है कि अब नहीं आएगी। सर ये पंखा थोड़ा सा बेशक पीछे कर दीजिए। तो हाँ अब बच्चों मेरा ख्याल है कि अब जो है आप लोगों की आवाज़ का इशू, मेरी आवाज़ का इशू नहीं होगा, उम्मीद है, लेट्स होप। ठीक है जी, ओके। मेरी आवाज़ अब इंतहाई सुरीली जियान जैसी आवाज़, वो जो डोरेमोन वाला जियान है वैसी इंतहाई सुरीली आवाज़ अब आप तक पहुँचेगी बग़ैर हवा के। खालिस आवाज़ आप तक पहुँचेगी बग़ैर हवा की मिलावट के। अच्छा जी, उसके बाद हाँ अब मैं बात करूंगा लीनियर
डाउनवर्ड मोशन पे। देखो लीनियर डाउनवर्ड मोशन पे, सॉरी लीनियर अपवर्ड मोशन पे, डाउनवर्ड मोशन तो मैंने अभी तुम्हें बता दिया फ्री फॉल। अब बात करनी है लीनियर अपवर्ड मोशन। अब इसमें भी कुछ चीजें तुम्हें जरा गौर से समझनी है और अपने दिमाग में बिठा लेनी है। देखो जब कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है ना, जब कोई चीज ऊपर की तरफ थ्रो की जाती है, तो एक बात तो याद रखो कि थ्रो करने वाली वेलोसिटी, फेंकने वाली वेलोसिटी को वी आई कहा जाता है। और जब वो चीज मूव करते करते अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, बुलंद तरीन मकाम पे पहुंचती है, तो उस वक्त उस बॉडी की वेलोसिटी यानी कि वी एफ जो है वो जीरो कह दी जाती है। बल्कि मैंने ये इधर एम ही बना दिया, इधर ही बना देते हैं। तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी को वी एफ को जीरो कह दिया जाता है। तो तुम्हें ये दो बातों का ख्याल रखना है कि इसमें वी आई क्या है और वी एफ क्या है। और बाकी तो तुम के ऊपर जाते हुए जो ए है दैट इज इक्वल टू माइनस जी, तो ये बात तो बताने की जरूरत नहीं, मैट्रिक में पड़ी हुई है। तो इसी बात को जरा जहन में रखते हुए इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन बना लो। इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे लिखूंगा तो यस नजर आएगा। इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन जरा तैयार कर लो। व्हाट वुड बी द फर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस अपवर्ड मोशन। हाँ भाई, होती क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो भाई अब यहां पे वी एफ तो हो गया जीरो, वी एफ क्या है जी, वी एफ तो सीधा सीधा जीरो, और वी ए क्या है माइनस जी। तो क्या ये लिख सकता हूं, जीरो इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, या वी आई इज इक्वल टू जी टी। तो इसके लिए तुम इक्वेशन क्या रखोगे जहन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अपवर्ड मोशन इज वी आई इज इक्वल टू जी टी। इसी तरह अगर तुम्हें कहा जाए इसकी सेकंड इक्वेशन बनाओ, सेकंड इक्वेशन बनाओ, सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी। तो इसके लिए क्या बन जाएगी, एस एज इट इज, वी आई एज इट इज, जी माइनस का हो जाएगा, तो बन जाएगी एस इज इक्वल्स टू वी आई टी माइनस वन बाय टू जी टी स्क्वायर। सिमिलरली इसके लिए थर्ड इक्वेशन भी तुम बना लो। ये इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि इनसे रिलेटेड सवाल तुम्हें समझ में आते चले जाएं, और फिर साथ ही साथ अगर तो आगे न्यूमेरिकल में इक्वेशन अप्लाई हों तो मैं डायरेक्टली लगा सकूं। अच्छा, थर्ड इक्वेशन होती क्या है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर करना तुम्हें ए पे और गौर करना वी एफ पे, तो गौर कर लिया, ये बन जाएगा माइनस टू जी एस इज इक्वल टू, ये फड़क गया, माइनस वी आई, काट दो माइनस को माइनस से, वी आई इज इक्वल अंडर रूट टू जी एस। मेरे पास ये फॉर्मूलेज आ गए। कौन कौन से तीन फार्मूलाज मैंने नए तुम्हें बता दिए, यही सारे न्यूमेरिकल्स में मैंने इस्तेमाल करने हैं। सेकंड इक्वेशन से एक फार्मूला निकाला और फर्स्ट इक्वेशन से एक फार्मूला निकाला और थर्ड इक्वेशन से एक फार्मूला निकाला। ये ज़रा फार्मूला अपने पास लिख लो और यही फार्मूला तुमने अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। बस एक सवाल और करवाऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। चलो पहले एक दो सवाल करवा देता हूँ जो तुम्हारे लिए, एक आसान एक मुश्किल, ठीक है। एक आसान करवा देता हूँ, एक मुश्किल करवा देता हूँ। जो मुश्किल वाला है वो बड़ा अहम है, वो बहुत दफ़ा आ चुका है, ई कैट में भी आ चुका, और जो मैं कहता हूँ आ चुका उसके ऊपर लिख लिया करो पास पेपर। वो पास पेपर का सवाल होता है, यानी लास्ट ईयर भी मैंने बताया था कि ई कैट का पेपर, यूवीटी का पेपर कहीं नहीं निकला था, वो मैंने निकाल के अपने बच्चों को बाद में, यानी कि जब पेपर हो गया था मैंने अपने बाद में अपने बच्चों को सॉल्व करवाया था एम डी कैट का। वो पता है कि जो एम डी कैट के बच्चे हैं वो यूवीटी के लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई दोस्त वगैरह हो ना एम डी कैट को, उसको बताना बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एम डी कैट के मेडिकल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं यूवीटी में। तो क्योंकि यूटी का पेपर हो गया, मेरे बहुत सारे बच्चों ने, एमडी कैट के बच्चों ने भी दिया था पेपर, तो एमडी कैट के बच्चे कहने लगे सर बड़ा मुश्किल पेपर आया। तो फिर वो पेपर, क्वेश्चन पेपर मैंने, जो कि यूटी किसी को भी नहीं देती, वो निकलवा के, मैं यूटी से क्योंकि ग्रेजुएशन है मेरी, तो निकलवा के अपने बच्चों को सॉल्व करवाया था वो पेपर। तो वक्त हुआ तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी सॉल्व करवाऊँगा लास्ट ईयर का पेपर जो हो चुका है, आपको आइडिया हो जाएगा। इसलिए जो मैं जो क्वेश्चन आपको बताता हूँ उनको लिख लिया करें, वो हकीकतन 5 पेपर्स में आए होते हैं। अच्छा, ये सवाल तुमने यकीन, ये फॉर्मूला तुमने यकीनन लिख लिए होंगे, तो बस फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ।
अच्छा यार एक सवाल देखो, फिर सवाल तुमने खुद करना है, एक आसान फिर एक मुश्किल सवाल। एक आसान सवाल करवाने लगूँ। अ बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन द एयर एंड एक्वायर्स 3 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। बॉल है, इस तरह से फेंका गया कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम ले रहा है? इट रिक्वायर्स 3 सेकंड टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। सारी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, बताओ भाई वो कितनी हाइट तक गया। यू नीड टू कैलकुलेट इट्स हाइट, you need to calculate its initial velocity। तुम्हें इसकी वी आई बतानी है, सारे सफ़र में क्या थी। बताया क्या कि भाई उसको ऊपर जाने के लिए वक्त कितना लगा? 3 सेकंड। तुमने बॉल ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसे कितना वक्त लगा? 3 सेकंड का वक्त लगा। तुम बताओ तुमने किस वेलोसिटी से फेंका था। अब यहाँ पे करोगे क्या? पहली इक्वेशन बगैर बताए डायरेक्टली लिखने लगाऊं। वी आई इज इक्वल्स टू क्या था? जी टी। मसला ही कोई नहीं। जी अप्रोक्सीमेटली 10 और टी 3। तो किस वेलोसिटी से तुमने फेंका था? 30 मीटर्स पर सेकेंड से। तो बात समझ में आती है? भाई सिंपल सवाल। अब अगर इसको सॉल्व करने बैठते पूरी इक्वेशन लगा के, तो खुद सोचना पड़ता पहले कि भाई जी जो है वो -10 होगा, ऊपर वाली वेलोसिटी 0 होगी, सारा मसला, सारी तरतीब खुद करनी पड़ती। मैंने तुम्हें एक डायरेक्टली फार्मूला बता दिया हुआ है कि अपवर्ड मोशन में तुमने ये फार्मूला याद रख लेना है, इस फार्मूले को अप्लाई करके सोल्यूशन तैयार कर लेना। ठीक है, तो भाई फिर एक मुश्किल सवाल देने लगा हूं, उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। बस 5-7 मिनट है मेरे पास। ये मुश्किल सवाल, चलो ये मुश्किल सवाल मैं देता हूँ तुमको, तुमने जवाब मुझे नेक्स्ट टाइम क्लास में बताना है। इसके बाद मैं नए कॉन्सेप्ट्स कुछ आगे करवाता हूँ। ये बड़ा मज़े का सवाल है, लास्ट ईयर यूईटी में भी मौजूद था और उससे लास्ट ईयर 2018 में जीके में मौजूद था। तो यूईटी कुछ सवाल कभी कभार जीके की कॉपी भी करती है। 2016 में मेरे एक स्टूडेंट ने जीके में टॉप किया था, हसन अहमद जान। उसके बाद सवाल देखो जरा। A stone is dropped from the top of 30-meter high cliff। बड़ा मजे का सवाल है। A stone, ये सवाल तुमने मुझे सॉल्व करके देना है। Is dropped from 30-meter high cliff at the same time, और उसी वक्त जब इसको नीचे गिराया गया, ड्रॉप किया गया, फेंका नहीं, ड्रॉप किया गया। At the same time, a stone is thrown upward with 30 meters per second. At what time? At what height? At what time? Okay. At what time the both stone will cross each other। तो भाई सवाल को जरा समझ लो, ऑप्शन देता हूं बाद में। सवाल कुछ इस तरह से है कि तुम एक टावर पे खड़े हो। कहां पे खड़े हो? टावर पे, बुर्ज अल खलीफा पे तुम खड़े हो। उस बुर्ज अल खलीफा से एक स्टोन नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, नीचे की तरफ ड्रॉप किया जा रहा है, नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है, और एट द सेम टाइम उसी वक्त एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। बताओ कि जब वो दोनों बॉल आमने सामने आएंगे तो उस वक्त इनके सफर को शुरू हुए क्या टाइम हुआ होगा? ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी 3 सेकेंड, ऑप्शन डी 4 सेकेंड। तो सोचना है और जवाब इसका मुझे कल देना है। उम्मीद है कि कल जवाब दोगे। आई कैन नॉट सी योर कमेंट्स राइट नाउ। तो इस वक्त तुम लोग कमेंट्स तो कर रहे हो, अगर मुझे नज़र नहीं आ रहे तो। फास्ट सर्विस वहाब आज सर, अब वहाब भाई लेक्चर इंटरेस्टिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपने जज्बात पे काबू रख के इंतहाई स्लो स्पीड पे करा रहा हूँ, यानी कि F16 से सीधा खोता रेडी पे आ गया हूँ।
इतनी स्लो स्पीड पे आ गया हूँ तो अब तो इंटरेस्टिंग लगने ही लगना है। यकीन करो मैं अपने जज्बात पे, अपने सांप पे बहुत काबू करके काम कर रहा हूँ। इस कदर स्लो स्लो लेक्चर। कोई बात नहीं, तुम लोग की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बन जाएगी। अल्लाह करे इसी कैट में बन जाए। उस्मान 30, उस्मान बड़े अच्छे बात तुमने कमेंट किए यार। आज कहाँ तुम गायब थे? मैंने तुम्हें 2 दफ़ा पूछना था कि तुम नजर ही नहीं आ रहे। आज तो मुइज़ भी मुइज़ कैन यू हेयर मी? आई कैन सी यू ऑनलाइन। आई हैव नेवर सीन योर कमेंट। कुछ समझ भी आता है कि नहीं आता यार? अच्छा यार, फिर एक सवाल, ये तुम खुद सॉल्व करोगे, चंद बातें मैं तुम्हारे साथ कर लूँ। व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? बिलीव मी, ये बात बताने वाली नहीं है, मतलब गलत बात नहीं है, बताने वाली नहीं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंतहाई बेसिक बात है, इसका तुम्हें आइडिया और इल्म ऑलरेडी है। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई चीज़ कहीं पड़ी है तो पड़ी रहनी चाहिए, अगर चल रही है तो चलती रहनी चाहिए जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। बोले तो दिस लॉ इंडिकेट्स अबाउट इनर्शिया। ये लॉ तुम्हें इनर्शिया के बारे में बताता है। सो पहला कानून, फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो एमसीक्यू देखो, 2 लफ्ज लिखे एक एमसीक्यू हो गया। आगे मुझ यार समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बातें? बता यार। सही आ गया मुइज। लो फिर गौरी आया जे, आई मीन मुइज आया जे। फर्स्ट लॉ इनर्शिया लिखा तुम्हारा, एक एमसीक्यू हो गया। एमसीक्यू क्या हुआ कि विच लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो भाई इनर्शिया का कानून कौन सा? पहला एमसीक्यू हो गया। फिर इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया कहता है कि भाई अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसे रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स, अगर कोई भारी बॉडी चल रही है तो उसे रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, और अगर कोई भारी बॉडी रुकी हुई है तो उसको चलाने के लिए भी ज़्यादा फोर्स चाहिए। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया का ताल्लुक किसके साथ है? मास के साथ है। तो यहाँ पे दूसरी बात भी समेट लो, मास ऑफ द बॉडी is the measure of its inertia। भाई मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ये दूसरा एमसीक्यू हो गया कि भाई इनर्शिया किसी चीज का मेजर करना हो तो कैसे होगा? उसके मास की मदद से। भारी चीज का इनर्शिया ज्यादा, हल्की चीज का इनर्शिया उस कदर कम। ठीक है मोहम्मद, टी जी कुछ, ओए मोहम्मद छा गया यार, उस सवाल का जवाब ही निकाल दी मोहम्मद। आई लव यू यार। सो तेरा नाम भी एक तो बहुत प्यारा, तो बड़ी स्पीड से सॉल्व किया। अब कल बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करना है, छोटे तरीके से, शॉर्टकट से। अच्छा, तो ये तो बात तुम्हें समझ में आ गई। फिर दूसरा कानून क्या है? दूसरा कानून कहता है सिंपल, F इज इक्वल्स टू एम ए। दूसरे सवाल पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, दूसरे सवाल कह रहा हूँ, दूसरे कानून पे ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मुझे करनी है इससे अगली चीज़ पे। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे, किसी जिस्म पे फोर्स लग रही है तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सर इनर्शिया का यूनिट, ओ वाह जबरदस्त यार, बड़ी जबरदस्त बात की। इनर्शिया का यूनिट सारे सुनो, इनर्शिया क्वांटिटी नहीं है, इनर्शिया प्रॉपर्टी है। इनर्शिया का यूनिट नहीं है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी का नाम है। प्रॉपर्टीज के यूनिट नहीं होते, क्वांटिटीज के यूनिट होते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है जिसका रंग फेयर है, एक शख्स है जिसका रंग थोड़ा डल है, तो क्या हम उसके कलर का यूनिट दे सकते हैं? नहीं। उस कलर की इंटेंसिटी ब्राइटनेस का यूनिट होता है, लाइट का यूनिट होता है, लुमेंस या कैंडेला, मगर उसके रंग का यूनिट नहीं। आप समझ रहे हो? ये एक प्रॉपर्टी है। ये बंदा बड़ा ही चवल है भाई, वो बंदा चवल है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी चवल होने का कोई यूनिट है? तो प्रॉपर्टी का यूनिट नहीं होता। प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी। क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर मेजर्ड बाय सम स्पेसिफिक यूनिट। बात समझ रहे हो? माय नेम इज मोहम्मद कुमैल, बड़ा खूबसूरत नाम है मोहम्मद आपका, मोहम्मद कुमैल। आई विल कॉल यू कुमैल, ठीक है। सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू एम ए। सो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी तो उस फोर्स के नतीजे में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। ये तो बात तुम्हें समझ में आ गई, तो मैं इस पे बहस नहीं करूंगा। मैं बहस किस पे करूंगा आज? मैं बहस करूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। 2 फ्रेम्स होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो बस फिर जरा
1 मिनट में गुफ्तगू इस पे ज़रा ध्यान से सुननी है, फिर मैं आगे चला जाऊँगा। सर कैमरा की बैटरी लो है। ओके मैं चेंज करवा देता हूँ। यार देखो मेरे लेक्चर ना कोई बड़ा पैंट। ओके आ गए जी। अपना मुनव्वर भाई ओके, बहुत ज़बरदस्त स्पीड है यार, यकीन करो। क्या कहने लगा था, हाँ इनर्शियल फ्रेम पे बात करने लगा था। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, ओके चलिए आज आ रही है। इनर्शियल फ्रेम वो रेफरेंस है फर्स्ट लॉ इज अप्लाइड, जहां पे पहला कानून अप्लाई हो वो इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फर्स्ट लॉ इज नॉट अप्लाइड। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के एग्जांपल्स है कि भाई इनर्शियल कौन सा होगा, नॉन इनर्शियल कौन सा होगा। तवज्जो के साथ सुन रहे हो? तो तुम्हें अब मैं नजर आ रहा हूं। इनर्शियल जहां पे पहला लॉ अप्लाई हो, नॉन इनर्शियल जहां पे पहला लॉ अप्लाई ना हो। बस ये 2 मिनट की गुफ्तगू सुन लो, फिर आज की बात को करूंगा ख़त्म इंशाल्लाह। कल यहाँ से आगे लेके चलूंगा। आज मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन तक काम करवाना था, तो मेरी तुम तसल्ली देखो कि मैं कितनी तसल्ली के साथ अभी सिर्फ मोमेंटम तक भी नहीं पहुंचा। हाँ देखो, तुम बड़े मज़े से अपनी कॉफ़ी का मग लेके अपनी कॉफ़ी पकड़ के बस में बैठे हो और बस रुकी हुई है। तुमने कॉफ़ी का ऐसे करके एक सिप लिया और मग साथ साइड आर्म के ऊपर रख दिया। क्या यहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। जब तक उस बस पे, उस कॉफ़ी के मग पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो कॉफ़ी का मग उधर ही पड़ा रहेगा। तो वो बस कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? ऑब्वियसली उस बस में लॉज ऑफ फिजिक्स या फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। सो हम कहेंगे वो जो खड़ी बस है दैट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ, सर वॉइस नहीं आ रही यार। अपना पेज फरवा बेटा, अपना पेज रिफ्रेश कर लें, आपके पेज का माइट भी इशू हो। तो वैसे तो वॉइस आई गेस सबको क्लियर है और किसी को वॉइस का इशू आई गेस नहीं है। हाँ वॉइस फुल है, वॉइस इज फुल। असदुल्ला नहीं, असदुल्ला भी मेरे साथ साथ चलो। एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं, अभी मेरे साथ साथ चलो मेरी जान। तो जो बस जो है वो खड़ी हुई है, उस पर फिजिक्स के लॉ या फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, तो हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो खड़ा होता है, आई मीन रुका हुआ होता है, स्टैटिक होता है। v is equals to 0। तो if the frame of reference is at rest, रुका हुआ है, बोले तो इट इज इनर्शियल फ्रेम। इसी तरह मान लो कि अब वो बस चल पड़ी, वो बस अपने सफ़र की तरफ निकल पड़ी और मोटरवे पे मज़े से लग्जरी बस के अंदर तुम सफ़र कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो। उस बस पे बाहर के खड्डों का किसी किस्म का तुम्हें पता नहीं चल रहा। फिर तुमने ऐसे करके एक सिप लिया और कप उस कॉफ़ी का अपने साइड टेबल पे रख दिया। अब बस चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, स्टिल वो कप जहाँ पड़ा है वो वहाँ ही पड़ा रहेगा। उसके ऊपर भी फिजिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। तो तुम क्या कहोगे कि अगर बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है फिर भी इनर्शियल है। तो इनर्शियल की यार दो प्रॉपर्टीज हैं। इनर्शियल की दो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? या तो v जीरो या तो v यूनिफॉर्म। अगर तो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इन दो में से कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल। तो टोटल कुल मिला के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कितनी खसूसियात? 1, लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ इज अप्लाइड। दूसरा, या तो रुकी हो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। इसी तरह नॉन इनर्शियल पे देखो, नॉन इनर्शियल से मुराद ये है कि अब तुमने इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होगा। तुमने बड़े मजे से चुस्की मारी उस कप की और बड़े मजे से वो साइड टेबल पे आर्म पे रख दिया अपना कॉफी का मग। अब वो जो ड्राइवर था तुम्हारी बस का, जब बस रुकी हुई थी, वो ड्राइवर हमने मंगवाया था फास्ट एंड फ्यूरियस 9 से, वो गंजे वाला ड्राइवर। अचानक उसमें वही रूह आई और उसने उस बस को अपनी गाड़ी समझ लिया और अचानक पहले गियर में डाल के उसको गाड़ी को उठाने की कोशिश की। व्हाट वुड हैपन? तुम्हारा कप वो पीछे वाले लोगों तक जाएगा और तुम उड़ के जो है ना पीछे जाके लगोगे। वाई? अब तो कप को किसी ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन खुद ब खुद कप पीछे की तरफ चला गया। यानी कि विदाउट टच, विदाउट फोर्स कप अपनी जगह पे नहीं पड़ा रहा। यानी कि पहला लॉ टूट गया, पहला लॉ वैलिड नहीं रहा, यानी कि फ्रेम इनर्शियल नहीं रहा। अब दूसरी एग्जांपल भी सुन लो।
वो गाड़ी चल रही है, वो बस चल रही है, बड़े मज़े से तुमने वो एक्सेंट के या एमिनेम के या अरिजीत सिंह के गाने लगाए हुए जिसको भी तुम पसंद करते हो, और कॉफ़ी का वो सिप लिया, कॉफ़ी का सिप लेने के बाद कॉफ़ी साइड पर रखी, अचानक उस ड्राइवर को ब्रेक लगानी पड़ी। क्या होगा? क्या कप वहीं पड़ा रहेगा? क्या तुम्हारा मुंह वहां पे रहेगा? तुम्हारा मुंह अगली कुर्सी में जाके फिट होगा और कप वो ड्राइवर तक जाएगा बगैर किसी के हाथ लगाए, बगैर किसी फोर्स के अप्लाई हुए। तो अभी भी फर्स्ट लॉ ऑफ फिजिक्स तो वैलिड नहीं रहा, टूट गया। तो इस सिचुएशन में भी इनर्शियल इज नॉन एक्सेलरेटेड। शाबाश असदुल्ला। तो भाई नॉन इनर्शियल है, फिजिक्स का कानून अप्लाई नहीं हो रहा यहाँ, यानी यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी बोले तो इट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम। जब भी एक्सेलरेशन आ जाए तो इट इज नॉन इनर्शियल, जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो इट इज नॉन इनर्शियल। एक्सेलरेशन आ जाए नॉन इनर्शियल, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो या वेलोसिटी जीरो हो वी विल से दैट इट इज नॉन इनर्शियल। अभी तक बात को रखो यहाँ पे, इसी से आगे इंशाल्लाह कल लेके चलूँगा इनर्शियल नॉन इनर्शियल की कुछ एग्जांपल जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज करवाऊंगा। इसके बाद फिर बात को आगे लेके चलूँगा। अभी जाना नहीं, लंगर का एहतमाम, वो मेरा मतलब टेस्ट का एहतमाम है, टेस्ट करके तो फिर जाना है। ठीक है, स्टार्ट करें जी टेस्ट इनका। मैं मेरे माउस मुझे दे दो जरा, मैं इनके साथ गपशप करता जाऊंगा। पहला है यार, विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड। मैं कल स्लोप्स भी बताई थी, एरियाज भी बताए थे, तो खुद सोचो कि इसमें से कौन सी चीज़ बनती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, तो ये खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी कल बताया था। एरिया क्या होता है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या है, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या है, तो कर लोगे। द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड नॉर्थ। अब इस सवाल में तुम्हें ना कीवर्ड तलाश करना है। मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। इफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ देन एक्सेलरेशन इज। तो इसमें एक कीवर्ड तलाश करो और जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इससे आगे चलते हैं। द लॉज ऑफ मोशन शोज द रिलेशन बिटवीन। लॉज ऑफ मोशन से हमें किस चीज़ का रिलेशन पता चलता है? क्या डिस्टेंस वेलोसिटी का पता चलता है, क्या मास वेलोसिटी का पता चलता है, क्या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का पता चलता है? या इसका जवाब तुम्हारी किताब, तुम्हारे बोर्ड पे भी लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले, तो तुम सोच लो खुद ही। तो आखिरी इनर्शिया ऑफ बॉडी इज द मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एस। ये भी मैंने तुम्हें आज बताया। तो ये बातें तो मैंने आज डिस्कस की हैं और अभी 1.5 मिनट पड़ा मेरे पास और तुम्हारा टेस्ट मुकम्मल हो गया। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। मुझे इजाज़त दीजिए यहाँ पे, अल्लाह हाफ़िज़।